So yes, guys, we have already completed with the sex determination in various animals in last lecture, and today we will be starting up with something called as genetic disorders. Okay, so from today's lecture we'll be focusing on genetic disorders. कुछ 3-4 ही genetic disorders तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, जिसमें पहला वाला है थैलेसीमिया, दूसरा है डाउन सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और चौथा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. नाउ एक एक करके हर एक सिंड्रोम के ऊपर फोकस करने वाले हैं, बट सिंड्रोम को पढ़ने से पहले मुझे एक चीज आपको ये बतानी है कि जब मैं कहता हूँ सिंड्रोम, तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन जो कभी भी सुधारा नहीं जा सकता. मतलब मान के चलो मुझे थैलेसीमिया हो गया, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, बट मान के चलो ऐसा अगर मुझे थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, तो मुझे थैलेसीमिया हो गया है तो मेरा कंडीशन कभी भी सुधर नहीं सकता. मतलब मैं थैलेसीमिया को ट्रीट नहीं कर सकता हूँ. आई कैन नॉट ट्रीट थैलेसीमिया इनसाइड माई बॉडी. आई कैन यूज मेडिकेशंस टू फॉर माई सर्वाइवल. मतलब अगर मैं थैलेसीमिया से मरने वाला रहूंगा तो मैं थैलेसीमिया से बच सकता हूँ मेडिसिन खा खा के. बट अगर मैं कहता हूं कि थैलेसीमिया हो गया है तो मैं कंप्लीटली उसको बंद नहीं कर सकता, मतलब कंप्लीटली उसको मैं सुधार नहीं सकता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बीमार पड़ता हूं, अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई वायरल फीवर होता है, ओके, तो वायरल फीवर ठीक हो सकता है बिकॉज इट इज अ डिसीज. बट हाउ सिंड्रोम इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिसीज. द सिंड्रोम कैन नॉट बी ट्रीटेड कंप्लीटली. इज दैट क्लियर? मतलब वो मरते दम तक सिंड्रोम तुम्हारे अंदर रहेगा ही रहेगा. डन? सो सिंड्रोम और डिसीज में डिफरेंस क्या है? डिसीजेस जो है वो कंप्लीट ठीक हो सकती हैं, बट सिंड्रोम को कंप्लीटली ठीक किया नहीं जा सकता है. इतना बेसिक डिफरेंस समझ में आया सबको? yes or no everyone? okay, so basically जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना बच्चों लोग, वो दो प्रकार के होते हैं. one is called as Mendelian disorder and the other one is called as chromosomal disorder. अब नाम में लिखा हुआ है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब क्या है? पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब है या क्रोमोसोम में कुछ फॉल्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या है? पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब है या क्रोमोसोम में कुछ फॉल्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. समझ में आया? समझ में आया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या है? कि क्रोमोसोम्स जो रहते हैं उसमें एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम गायब रहेगा या वहां पे एक्स्ट्रा कॉपी रहेगी उस क्रोमोसोम की. उस वजह से क्या होगा? हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे. मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम के ऊपर का कोई एक जीन जो होता है ना, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा या कोई ऑल्टरेशन हो जाएगा, खराबी आ जाएगी. समझ में आया? तो अगर क्रोमोसोम के ऊपर के जीन को कुछ तो हुआ है तो वो कहलाएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर. और अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है या क्रोमोसोम डिलीट हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. Genetic disorders are of two types. One is called as Mendelian disorder and the other one is called as chromosomal disorder. When I say Mendelian disorder, it means the chromosome is having certain genes on them और वो जीन्स जो है उसमें खराबी आ चुकी है या फिर उसका कुछ डिलीशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ऑल्टरेशन हो गया, तो उसके वजह से प्रॉब्लम, मतलब म्यूटेशन हो गया बेसिकली जीन के अंदर. ठीक है? अगर मैं कहता हूँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है या क्रोमोसोम की जो कॉपी थी ऑलरेडी वो डिलीट हो गई है, मतलब क्रोमोसोम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. डन? डन एवरीवन? समझ में आया? सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. तो अगर मैं तुम लोग को मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल बता दूं तो इन चारों में से जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसका नाम है तुम्हारा थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया. तुम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ऑलरेडी पढ़ चुका है. यस, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को.
तो उसमें आप लोग जीन्स के साथ में खिलवाड़ करते हो, कलर ब्लाइंडनेस की जीन, हीमोफीलिया की जीन, उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, यस और नो? थैलेसीमिया की जीन, यस। तो वैसे ही हम लोग इन तीनों को किस में पढ़ेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज जीन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया बोलो, थैलेसीमिया बोलो, कलर ब्लाइंडनेस बोलो, हीमोफीलिया बोलो, फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलो, यस, ये सब कुछ किसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है? जीन्स के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें सारे सिंड्रोम्स आते हैं, जैसे तुम्हारा जो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, पटाउस सिंड्रोम है, क्राइडोशैट सिंड्रोम है। मैं धड़ाधड़ ऐसे जैसे जैसे वो पंडित जी मंत्र नहीं जपते हैं, वैसे मैं सिंड्रोम के नाम धड़ाधड़ ले सकता हूँ, ठीक है। बट तुम लोगों को इतने सारे सिंड्रोम्स नहीं है, तुम लोगों को कौन से सिंड्रोम्स को बाय हार्ट करना है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? सिर्फ 3 सिंड्रोम्स का डिस्कशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे सिलेबस में किया गया है। डन? इज दैट क्लियर? यस। सो हमको सिर्फ 3 सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है अंडर द हेडिंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में से मैंने ऑलरेडी फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा दिया है, ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को सिकल सेल अनीमिया पढ़ा दिया है, ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया भी पढ़ा दिया है। अब बारी है तुम्हारे थैलेसीमिया की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट थैलेसीमिया। ओके, थैलेसीमिया ये जो होता है, इट इज एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिसीज। ये पहले समझो, मैंने क्या कहा? थैलेसीमिया ये जो है, ये ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिसीज है। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है? कि ये जीन जो है वो तुम्हारे ऑटोसोम्स के ऊपर होगी। ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है? कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको छोड़कर जितने भी क्रोमोसोम तुम्हारे बॉडी में है उनको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, और उस ऑटोसोम के ऊपर क्या रहेगी? तुम्हारी थैलेसीमिया की जीन रहेगी। समझ में आया? और ये तुम्हारा इनहेरिटेड डिसीज है। इनहेरिटेड मतलब क्या होता है? तुम्हारे मदर एंड फादर में से ये तुम्हारे पास में आने का चांस होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड, और साथ ही साथ में एक और शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव डिसीज। रिसेसिव का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट रिसेसिव हम सबको पता है, तो रिसेसिव का मतलब होता है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देगी। डन एवरीवन? अंडरस्टूड? अगर ये डोमिनेंट होती तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी दिखाई देती। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में तुम लोगों को थैलेसीमिया की जो डिसऑर्डर है वो दिखने वाला है। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है पहले ये समझते हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक आरबीसी दिखाई दे रहा है, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल। इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। हम सबको पता है आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। मैच्योर आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, और उस न्यूक्लियस को निकालने की वजह से साइटोप्लाज्म में बहुत सारी जगह बच जाती है। तो वो जगह में हम लोग क्या भर देते हैं? हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल भर देते हैं। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो तुम्हारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के साथ में बाइंड कर सकता है। इतना सबको पता है इंफॉर्मेशन? यो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस। सो मैंने क्या कहा कि हीमोग्लोबिन ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसको बनाने के लिए ना बच्चों लोग, इसको बनाने के लिए दो क्या बोल सकते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड की जरूरत है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जरूरत है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझते हो? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स की तो जरूरत पड़ेगी, मतलब अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड की चेन। यस और नो? यस एवरीवन? सो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, और उसको बनाने के लिए यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होनी चाहिए। और कितनी चेन्स होनी चाहिए? टोटल 4 चेन्स होनी चाहिए। यहाँ मैं काउंट करके आपको बता सकता हूँ, फटाफट से काउंट करके बताता हूँ। सबसे पहले ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। मतलब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एक ऑरेंज कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक पिंक कलर का और एक पर्पल कलर की चेन दिखाई दे रही है। टोटल कितनी चेन्स होगी बच्चों लोग? 4 चेन्स। मतलब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने पॉलीपेप्टाइड के चेन से बना हुआ है?
4 पॉलीपेप्टाइड के चेन से बना हुआ है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस चुन्नू मुन्नूस, इज दैट क्लियर? हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन से बना हुआ है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड की चेन लगती है। यस, तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, जिसमें से 2 जो चेन है उनका नाम होता है अल्फा चेन। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अल्फा चेन। यस, अल्फा चेन, अल्फा चेन, ये देखो अल्फा चेन। यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा चेन, बीटा चेन, यहाँ पे लिखा है बीटा चेन। मतलब कितने अल्फा और कितने बीटा हो गए बता दो। यस, कितने अल्फा चेन और कितने बीटा चेन हो गए बता दो। हाउ मेनी अल्फा चेन्स, हाउ मेनी बीटा चेन्स? यस, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। वेरी गुड। तो ये हमको पता होना चाहिए कि चारों के चारों चेन्स जो है वो सेम सेम नहीं है। इसमें से 2 चेन जो है वो अल्फा के चेन है और 2 चेन जो है वो बीटा के चेन है। इतना सबको समझा? यस, मैंने कैसे कैसे समझा? मैंने बोला आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए अमाइनो एसिड की चेन लगती है, मतलब पॉलीपेप्टाइड की चेन लगती है। और ये पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो 2 प्रकार की होती है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा के 2 चेन्स और बीटा के 2 चेन्स की वजह से हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बनता है, ड्रॉप अ हार्ट। ना, अब मैं तुम लोग को चीजें बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकती है। एमसीक्यू में पूछे जाएंगे ये सारी की सारी चीजें। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। कि जो तुम्हारा अल्फा चेन है ना, अल्फा चेन, ये मैंने तुम लोग को बता दिया है ऑलरेडी, ये अल्फा है। इधर भी अल्फा है रेड कलर की, इधर भी अल्फा है पर्पल कलर की। ये जो अल्फा के जो चेन्स हैं, इसको बनाने के लिए एक क्रोमोसोम है अपने बॉडी के अंदर, और जो बीटा के चेन्स हैं उसको बनाने के लिए एक सेपरेट क्रोमोसोम है हमारे बॉडी के अंदर। आई रिपीट, अल्फा चेन को बनाने के लिए एक क्रोमोसोम है अपने बॉडी के अंदर, और बीटा के चेन्स को बनाने के लिए एक सेपरेट क्रोमोसोम है हमारे सेल के अंदर। डन एवरीवन? सेल के अंदर 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो 2 प्रकार के क्रोमोसोम अल्फा और बीटा के चेन्स को बनाने का काम करने वाले हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कौन सा वाला क्रोमोसोम अल्फा की चेन बनाएगा और कौन सा वाला क्रोमोसोम बीटा की चेन बनाएगा। ध्यान से सुनो कि जो अल्फा का चेन है, अल्फा का चेन है, वो बनाएगा क्रोमोसोम नंबर 16। यस, क्रोमोसोम नंबर 16। हमारे पास में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं चुन्नू मुन्नूस? टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। How many chromosomes are there in our body? How many chromosomes are there in a somatic cell? In a somatic cell, how many chromosomes are there? Absolutely clear. Yes, 46 मतलब 23 pairs. 23 pairs. उसमें से ऑटोसोम्स कितने होते हैं? ऑटोसोम्स कितने होते हैं? Yes, everyone, 44. 44 ऑटोसोम्स मतलब 22 pairs. Yes or no? Yes or no? Yes. तो उसमें का जो 16th क्रोमोसोम है, 22 पेयर्स है उसमें, तो उसमें का जो 16वां पेयर है, 16वां जोड़ी जो है ना, 16th जोड़ी जो है ना, वो वाले क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं जो अल्फा की चेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट वंस अगेन। हमारे पास में 44 क्रोमोसोम्स हैं, 44 ऑटोसोम्स है बेसिकली। उन ऑटोसोम्स में से जो 16वां क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन होती है अल्फा चेन को सिंथेसाइज करने के लिए। जिसको जिसको समझा, जस्ट से यो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। वेरी गुड। सो व्हाट आई सेड, मैंने अभी तक इतना ही कहा है कि हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होते हैं। उसमें का जो अल्फा का चेन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 16 के वजह से बनता है। वैष्णवी समझ में आया? क्रोमोसोम नंबर 16 जो है वो तुम्हारे अल्फा के चेन्स को बनाएगा। यहाँ पे दोनों अल्फा चेन्स, ये वाला अल्फा चेन भी और ये वाला अल्फा चेन, ये दोनों के दोनों अल्फा चेन्स को कौन बनाएगा? क्रोमोसोम नंबर 16 व्हिच इज प्रेजेंट इन अ सोमैटिक सेल। डन 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 डन, समझ में आया? यस। नाउ there is one more chromosome referred to as chromosome in number 11। क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वो बीटा के चेन्स बनाएगा।
ये बीटा वाला चेन और ये बीटा वाला चेन, ये दोनों के दोनों बीटा के चेन्स कौन बनाने वाला है? क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 16 क्या बनाएगा? अल्फा या बीटा बता दो, चैट बॉक्स। क्रोमोसोम नंबर 16 कौन से चेन को बनाएगा? वेरी गुड, इट विल फॉर्म अल्फा चेन। क्रोमोसोम नंबर 11 क्या बनाएगा? बीटा के चेन्स। ठीक है, समझ में आया? बीटा के चेन्स कौन बनाएगा? क्रोमोसोम नंबर, बीटा के चेन्स कौन बनाएगा? क्रोमोसोम नंबर 11। अल्फा के चेन कौन बनाएगा? क्रोमोसोम नंबर 16। डन। उल्टा पुल्टा भी आना चाहिए ना। ना, लिसन टू मी, मैंने क्या कहा कि क्रोमोसोम नंबर 16 जो है वो तुम्हारा अल्फा का चेन बनाएगा और क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वो तुम्हारा बीटा का चेन बनाएगा। बीटा का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला है ना। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर जो 16 है उसके ऊपर तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला बैंड और ये वाला बैंड। कैन यू ऑल सी दिस बैंड? यस और नो? ठीक है, यस और नो? यस, वी कैन सी दिस। सो एक को लेबल कर दो HbA1। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक को लेबल कर दो HbA1 और दूसरे को लेबल क्या करना है? HbA2। HbA2। इतना समझा? एक बैंड को मैंने लेबल क्या कर दिया है? HbA1 और दूसरे बैंड को मैंने लेबल क्या कर दिया है? HbA2। अब ये HbA1 HbA2 का मतलब समझते हैं। Hb ये वर्ड जो है ये स्टैंड करता है हीमोग्लोबिन के लिए। इतना समझा? Hb ये स्टैंड किसके लिए करेगा? हीमोग्लोबिन। व्हाट डज Hb स्टैंड्स फॉर? हीमोग्लोबिन। व्हाट इज A1? व्हाट इज A1? लॉजिक लगाओ। व्हाट इज A1? यस, अल्फा के दो चेन्स है ना, उसमें का पहला जो चेन है अल्फा चेन 1। वेरी गुड सुशील। अल्फा चेन 1, अल्फा चेन 1 को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास में HbA1 नाम की जीन है और HbA2 नाम की जीन जो है वो अल्फा चेन 2 को सिंथेसाइज करने के लिए। एवरीवन अंडरस्टूड? चुनुमुन्नूज एंड चुनुपुन्नूज? यस। सो व्हाट आई सेड क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर दो प्रकार की जीन्स होती है। वन इज कॉल्ड एज HbA1, द अदर वन इज कॉल्ड एज HbA2। HbA1 जीन जो है वो अल्फा चेन 1 को सिंथेसाइज करेगी, HbA2 जीन जो है वो अल्फा चेन 2 को सिंथेसाइज करेगी। डन एवरीवन? एब्सोल्युटली क्लियर? ड्रॉप अ हार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हो गई क्रोमोसोम नंबर 16 की कहानी। अब पता किसका करना है? क्रोमोसोम नंबर 11 का। तुम मुझे बताओ कि जैसे यहाँ पे दो दो अल्फा के जीन्स थे HbA1 एंड HbA2, वहां पे ऐसे दो दो बीटा के जीन्स है क्या? है? है? है या नहीं है? नहीं है। तुम लोग डेल्टा देख पा रहे, तुम लोग गामा देख पा रहे, तुम लोग एप्सिलॉन देख पा रहे हो, बट बीटा का जीन जो है वो एक ही है, एकमेव है। सो इस बीटा की जीन का नाम है HbB। बीटा की जीन का नाम क्या है? HbB। व्हाट इज HB? HB stands for hemoglobin. What is B standing for? B standing for beta. समझ में आया? क्लियर है सबको? सो अल्फा चेन को सिंथेसाइज करने के लिए तुम्हारे क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर दो दो जीन्स होते हैं जिसका नाम है HbA1 HbA2 और क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा को सिंथेसाइज करने के लिए सिर्फ एक ही जीन है जिसका नाम है HbB। डन 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 डन। समझा? समझा 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 सबको समझा? ओके ना, मान के चलो ओके, क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर का ये वाला जीन जो है
उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, आई रिपीट, क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर HbA1 HbA2 वाली जो जीन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या तुम्हारा अल्फा पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होगा? नहीं होगा, ठीक है। सो जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर के ऊपर जो 16वां क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है HbA1 HbA2 उनमें बिगाड़ हो जाता है, उनमें प्रॉब्लम हो जाता है, उनमें म्यूटेशन या डिलीशन कुछ हो जाता है, तो उसके वजह से अल्फा थैलेसीमिया होगा। समझ में आया? थैलेसीमिया के दो टाइप्स है, one is called as alpha thalassemia, one is called as beta thalassemia। अब बीटा थैलेसीमिया के लिए किसमें गड़बड़ होनी चाहिए बता दो, कौन से वाले जीन में खराबी होनी चाहिए? HBB जीन। HBB जीन कहां पे है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। सिंपल। सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा थैलेसीमिया, क्योंकि अल्फा वाली चेन सिंथेसाइज नहीं होगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज बीटा थैलेसीमिया बिकॉज बीटा वाली जीन सिंथेसाइज नहीं होगी। समझ में आया? चमका सबको? So if at all you can see chromosome number 16, and if at all this chromosome number 16, both the genes HbA1 HbA2 genes is been having some kind of problem, or it is undergoing some kind of mutation or deletion or duplication or whatever amount of aberration it is happening। So अगर वहां पे प्रॉब्लम होगा तुम्हारे HbA1 HbA2 में से किसी भी एक जीन या फिर दोनों के दोनों जीन्स को, तो अल्फा थैलेसीमिया होगा उस पेशेंट को। और अगर क्रोमोसोम नंबर 11 के बीटा जीन को कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब HBB जीन को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो बीटा थैलेसीमिया होगा उस पेशेंट को। डन? सिंपल है। यस। अब ना बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम ये होता है समझने में कि सर सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस क्या है, ये प्रॉब्लम होता है समझने में। बेटा एक चीज समझ लो, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि इट इज अ क्या बोल सकते हैं, क्या, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। इट इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। मतलब लेट्स इमेजिन ना, ऐसा होता नहीं है बट लेट्स इमेजिन एक आरबीसीज में 100 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए हीमोग्लोबिन के। लेट्स इमेजिन, ओके। बट अगर 100 के बजाय वहां पे सिर्फ 20 मॉलिक्यूल दे दिए गए, तो क्या तुम्हारी आरबीसी का शेप नॉर्मली गोल जैसा होता है वैसे ही रहेगा? उसका शेप कैसे हो जाएगा? पिचक जाएगा ना, सिकल शेप का हो जाएगा। मतलब क्वांटिटी ऑफ योर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज लेस। डन? सिकल सेल एनीमिया समझा? सिकल सेल अनीमिया में क्या हो रहा है? द क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन पैक्ड इनसाइड द आरबीसी इज वेरी लेस। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ योर थैलेसीमिया? क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। मतलब क्या है कि क्वालिटी ऑफ योर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज नॉट गुड। बीच में बीटा ही गायब है, बीच में अल्फा ही गायब है, तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बराबर बन पाएगा क्या? नहीं। सो तुम्हारा थैलेसीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम एंड योर सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका जो पेज नंबर 66 है उसके ऊपर आप लोगों को थैलेसीमिया के जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, द फॉर्मर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। तो उधर कट करके लिखो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, लिखो अभी के अभी। अगर ऐसा लिखा रहेगा क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, तो उसको कट करके क्या लिखना है? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, व्हाइल द लेटर or the latter is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functional hemoglobin। मतलब थैलेसीमिया का जो चीज दिया है वो बराबर दिया, बट सिकल सेल एनीमिया का जो इंफॉर्मेशन दिया है वहां पे लिखा है उन्होंने क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, तो वो क्वालिटेटिव नहीं है, वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। दोनों के दोनों क्वालिटेटिव हो गए तो डिफरेंस क्या होगा ना? ऊपर भी क्वालिटेटिव नीचे भी क्वालिटेटिव, डिफरेंस तो होगा ही नहीं। डन? समझ में आया? करेक्ट किया आप लोगों ने?
अगर गलत है तो, सही है तो अच्छी बात है। आगे बढ़े। यो, गलत था तुम्हारे टेक्स्ट बुक में या सही था, जरा बता देना। इनकरेक्ट या करेक्ट सिर्फ लिख दो चैट बॉक्स में। ओके, मैं सेंटेंस रिपीट करता हूं। यस, मैं सेंटेंस रिपीट करता हूं। आप लोग जरा थैलेसीमिया के पैराग्राफ जहां पे खत्म होता है वहां से फोर्थ क्लास लाइन में देखो। द फॉर्मर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऐसा लिखा हुआ है, तो क्वालिटेटिव को कट करो, वहां पे क्वांटिटेटिव लिखो, बिकॉज उसकी क्वालिटी बराबर है हीमोग्लोबिन की सिकल सेल एनीमिया में, सिर्फ उसकी क्वांटिटी कम है, इसलिए वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, it is absolutely incorrect in textbook, in many of your textbooks, so please correct it very fast. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे सिम्टम्स विम्टम्स समझाने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप लोग सिम्टम्स पढ़ लोगे तो आपको सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आया है, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नो वरीज कि इसमें सिम्टम्स समझाने की कोई जरूरत है। ठीक है, इसमें हमको हमेशा जेनेटिक्स के ऊपर फोकस करना है। सिम्टम्स विम्टम्स तो हम लोग रट्टा मार सकते हैं या फिर समझ भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या है? पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब है या तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो वो हो गया तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है? क्रोमोसोम के ऊपर की जो जीन है वो गायब हो रही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड। चलो अब क्या करते हैं, फटाफट से जाते हैं और इसका जरा डाउन सिंड्रोम का पढ़ने से पहले, डाउन सिंड्रोम, तुम्हारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों सिंड्रोम्स को पढ़ने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम्स कितने होते हैं और कैसे होते हैं। आप लोग जरा गौर फरमाइए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, हर एक क्रोमोसोम को नंबर दिया है, 1 2 3। कैन यू सी दोस नंबर्स? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मैंने क्रोमोसोम के नंबर्स दिए हैं, और ये 22 नंबर्स जो है वो क्या कहलाएंगे? ऑटोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स? बता दो। दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। अब मुझे बता दो कि हर एक क्रोमोसोम को मैंने जो नंबर दिया हुआ है वहां पे दो दो क्रोमोसोम्स क्यों है? मतलब ये देखो, इधर भी मतलब एक फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर दो क्रोमोसोम्स हैं, सेकंड इस पे भी दो है, ऐसे हर एक जगह पे दो दो क्रोमोसोम्स क्यों है? जरा बता दो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? यस, दे आर इन पेयर्स, 22 पेयर्स, बट ये पेयर्स कहां से हो गए? किधर किधर से आते हैं ये लोग? यस, yes, it comes from mother and father. One is coming from mother and one is coming from father. फिर ये भी मदर से आया, फादर से आया। डन, अंडरस्टूड एवरीवन? एक मदर से और एक फादर से आएगा, मदर फादर मदर फादर मदर फादर, लिखते जाओ ऐसे। समझ में आया? सुनो मुन्नुज, इज दैट क्लियर? Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। आप लोग हर एक जगह पे देख सकते हो कि ये जोड़ी में है, क्योंकि एक क्रोमोसोम उस जोड़ी में से मदर से आएगा और एक क्रोमोसोम उस जोड़ी में से फादर से आने वाला है। एंड द लास्ट क्रोमोसोम यू कैन सी ओवर हियर कि उसमें अगर आप लड़के हो तो आपके पास में होगा एक्स एंड वाई, और अगर आप लड़की हो या फीमेल हो तो आपके पास में होगा एक्स एंड एक्स। तो ये एक्स एन वाई एंड एक्स एन एक्स कौन से वाले क्रोमोसोम होंगे? यस एवरीवन, दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम को और एक नाम से हम लोग जानते हैं, क्या नाम है उस नाम को? बता दो चैट बॉक्स में।
What is the one more name which we can refer to as sex chromosome? Very good, Sushil. We call it as allosomes. सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग allosomes के नाम से भी जानते हैं. Autosomes and allosomes. Autosomes and sex chromosome. Understood everyone? सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग allosomes के नाम से भी जानते हैं. Done everyone? समझ में आया? Okay. चलो. अब हमको ये चीज क्लियर हो गई. मतलब ह्यूमंस की जब हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमंस का क्रोमोसोम कैसे होगा? ह्यूमंस का क्रोमोसोम होगा 44 chromosomes which are autosome plus 2 chromosomes which are sex chromosome. ये सेक्स क्रोमोसोम या फिर ये allosomes होंगे और ये तुम्हारे 44 के 44 क्या होंगे? ऑटोसोम्स. तो मैं यहाँ पे 22 पेयर्स भी लिख सकता हूं प्लस एक्स एक्स और एक्स वाई, कुछ भी लिखो यहाँ पे आगे. ठीक है, ये मैं दो तरीके से लिख सकता हूं. मैं पहला तरीका कैसे लिख रहा हूं? 44 प्लस 2, या फिर मैं दूसरा तरीका कैसे लिख रहा हूं? 22 प्लस एक्स एक्स एंड 22 प्लस एक्स वाई. डन एवरीवन? चलो आगे बढ़ो. ये तो सबको पता है. फटाफट से डाउन सिंड्रोम के ऊपर जाते हैं. जरा मुझे बताना कि कौन से वाले क्रोमोसोम के ऊपर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है. बता दो कौन से वाले क्रोमोसोम के ऊपर. बराबर बराबर. अगर डिप्लॉयड सेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, क्या बोलेंगे? यस, हम लोग उसको ट्राइसोमी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी. मतलब तिगड़ी है, तिगड़ी, जोड़ी नहीं है वहां पे, ट्रिपलेट है. ट्रिपलेट, तीन 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 क्रोमोसोम्स है. 1 2 एंड 3. सो 21st क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये तीन तीन क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इसको वी कॉल इट एज डाउन सिंड्रोम. समझ में आया? या फिर डाउन सिंड्रोम को हम लोग 21st ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं. समझ में आया? 21st ट्राइसोमी मतलब 21st क्रोमोसोम के ऊपर ट्राइसोमी होगी, तीन तीन क्रोमोसोम्स होंगे. डन. डाउन सिंड्रोम ये जो नाम है ना, ये एक साइंटिस्ट के ऊपर से, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, फिजिशियन के ऊपर से दिया हुआ है जिसका नाम था जॉन लैंगडॉन डाउन, जिन्होंने सबसे पहले ये डिस्क्राइब किया था. ठीक है, सो इसको क्या बोला गया है? इट इज अ it is also referred to as Down syndrome, also called as 21st trisomy. ये किसने खोज की थी इस सिंड्रोम की? एक फिजिशियन ने खोज की थी, जो सबसे पहली बार उन्होंने खोज किया था, डिस्क्राइब भी किया था, जिनका नाम था जॉन लैंगडॉन डाउन. तो उस डाउन, ये सरनेम के ऊपर से ये डाउन सिंड्रोम रखा गया है. ओके ना, ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, इट इज एन ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. आई रिपीट, इट इज एन ऑटोसोमल. ऑटोसोम्स मतलब समझते हो आप लोग अभी? क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम की कोई बीमारी है, क्रोमोसोम का कोई डिसऑर्डर है. ये ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो 1866 में डिस्क्राइब कर दिया गया था. नेक्स्ट, ये जो सिंड्रोम है, इसमें होता क्या है? इसमें तुम लोगों को, तुम्हारा जब क्रोमोसोम का नंबर हम काउंट करते हैं तो आपको दिखाई क्या देगा कि 21st क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है और उस वजह से वहां पे 3 कॉपी होते हैं 21st क्रोमोसोम्स के. ठीक है, इंस्टेड ऑफ होमोलॉगस पेयर. होमोलॉगस पेयर की जगह पे कितनी जोड़ी होंगी? 3 की जोड़ी होंगी. ठीक है, और इसी वजह से इंडिविजुअल्स में, ऐसे जो डाउन सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम के बजाय 47 क्रोमोसोम्स होते हैं. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay. Now I will be discussing, or I will be talking about one personal case. Okay, सुशील ने क्वेश्चन पूछा है, सर वो एक्स्ट्रा वाला कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स या वाई? बेटा सुशील, ऑटोसोम्स में एक्स और वाई होता है क्या?
जरा बताइए दो अभी मुझे। तो क्या वो एक्स होगा या वाई होगा? 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है, समझा? एक्स वाई क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी नहीं आ रही है वहां पे, ठीक है? हाँ, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, जहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये समझना आप लोगों की बहुत प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग द बायोलॉजिस्ट। ओके, तो जो भी लोग बहुत लेट मैरिज करते हैं, उन लेट मैरिज करने को अवॉइड करने को बोला जाता है। हमारे घर के सारे लोग जो रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि आपकी मैरिज जो होती है वो जल्दी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। बाय, देयर इज अ रीजन फॉर इट, देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट रीजन फॉर इट। क्योंकि अगर किसी फीमेल ने उसके लेट थर्टीज भी नहीं बोल सकते, 40s में, ओके, अगर वो 40 साल की उम्र में अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है और 40 के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो देर इज अ मेजर चांस कि उसका जो बेबी है उसके अंदर कोई ना कोई सिंड्रोम आने का पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है एवरीवन, देर इज अ मेजर चांस कि उनमें ये सिंड्रोम आने की पॉसिबिलिटी होगी। इस वजह से ही बहुत सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारी जो मैरिज की एज है उसी एज में हमको शादी करनी चाहिए, उसके बाद अगर करोगे तो बच्चे पैदा करने में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बीइंग एन एडल्ट, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये बाकी के लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। नंबर टू, मेरा एक फ्रेंड था, मतलब है, उसकी जो उम्र है वो मेरे ऑलमोस्ट मेरे उम्र की है। ओके, सो ही इज ऑलमोस्ट ऑफ माय एज, एंड व्हाट हैपेंड इज कि वन फाइन डे हिज मदर केम टू हिम एंड टोल्ड दैट शी इज प्रेग्नेंट। ओके, अब वो मेरी उम्र का है, उसको ना कोई छोटा भाई बहन कुछ भी नहीं है, और डायरेक्टली हिज मदर इज कमिंग टू हिम एंड शी इज सेइंग दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड आई वांट टू कीप दिस बेबी। ओके, आई वांट टू कीप दिस बेबी। सो उस वो जो मेरा फ्रेंड है, ही इज अ नॉन बायो स्टूडेंट, सो ही just contacted me and told me this incident altogether. So I asked him, what is your mother's age? So he told me that my mother is almost 40 plus. So I asked him कि आपको सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस नाम की प्रोसेस करनी चाहिए। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एमनियोसेंटेसिस पढ़ा दिया है। एमनियोसेंटेसिस मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग बच्चे का क्रोमोसोम कैसा होता है ये पता कर सकते हैं, बच्चे में कितना क्रोमोसोम है ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको बताया और मैंने उसको बोला कि जब कभी भी फीमेल्स लेट प्रेगनेंसी में आते हैं, मतलब लेट स्टेजेस में प्रेगनेंसी में आते हैं, तो उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, सो इसीलिए आपको ये एमनियोसेंटेसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर्स भी आपको ये प्रेस्क्राइब जरूर करेंगे, बट आप डॉक्टर को सबसे पहले बता दो कि हमको खुद से एमनियोसेंटेसिस करके चेक करना है इफ द बेबी इज ऑल राइट और इफ इट इज नॉट। And if it is not all right, it is your decision, it is your choice if you want to abort that child or if you want to keep that child. Is that clear everyone? यहां तक स्टोरी समझ में आ गई? And the moment he did, or my friend did amniocentesis of his mother, उनको पता चला कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है, and then they decided to abort that child, which means what, कि ये सारी प्रोसेसेस आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो है ये आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। बायो सिर्फ टेक्स्ट बुक पे है, सिलेबस में है, चैप्टर मुझे रट्टा मारना है, मुझे मार्क्स स्कोर करने, मुझे नीट मेडिकल एंट्रेंस की सीट मिलानी है, ये करने के लिए मत पढ़ो। आपके खुद के बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक एप्लीकेशन के लिए आपको पढ़ना जरूरी है ये सब चीजें। इसीलिए जो बच्चे नॉन बायो होते हैं ना, उनको मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग साइंस लेके आप बायोलॉजी छोड़ते क्यों हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है दैट इज योर चॉइस, बट आई वुड रादर प्रेफर कि हर एक लेवल पे बायोलॉजी शुड बी मेड कंपल्सरी, तो दैट हम लोग को हमारे बॉडी के बारे में तो एटलीस्ट पता चले कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। यस और नो, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? ओके, नाउ
वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर कि बार बार मैंने ये एज का फैक्टर उठाया हुआ है कि सर एज अगर ज्यादा होगी तो बच्चे पैदा करने में कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रहे हैं, चाइल्ड प्रोडक्शन में कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यही है कि क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा सुना हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो मियोसिस के दौरान सेपरेट आउट होते हैं। यस, रिकॉम्बिनेशन करते हैं क्रोमोसोम पहले और रिकॉम्बिनेशन करने के बाद में वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। यस और नो, आपने आपने मियोसिस वाली प्रोसेस पढ़ी होगी, जब गैमीट्स बनता है, गैमीट्स, यस, गैमीट्स के टाइम पे वो क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट, यस और नो। और सेपरेट होके हाफ क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा, दूसरा हाफ क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि 46, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, 46 क्रोमोसोम थे और मियोसिस करके जाने चाहिए एक गैमेट में 23 और दूसरे गैमेट में कितने जाने चाहिए, 23। ये नॉर्मल प्रोसेस है, यस और नो, हाँ या ना। 46 क्रोमोसोम्स को जब मियोसिस करेंगे तो एक गैमेट में 23 जाने चाहिए, दूसरे गैमेट में 23 जाने चाहिए। बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो 23 है, यहाँ पे 23 जाना चाहिए था, बट यहाँ पे जा कितना रहा है, 24, और यहाँ पे जा कितना रहा है, लेट्स इमेजिन 22। सो ऐड करो, 24 प्लस 22 46 हो रहा है। यो मतलब क्रोमोसोम का डिवीजन तो हुआ, यस, क्रोमोसोम का डिवीजन तो हुआ, सेल्स गैमीट्स बने, बट एक गैमेट में 24 क्रोमोसोम चले गए और दूसरे फीमेल गैमेट में 22 क्रोमोसोम चले गए। एक फीमेल गैमेट में 24 क्रोमोसोम चले गए और दूसरे फीमेल गैमेट में 22 क्रोमोसोम चले गए। अब मान के चलो कि ये फीमेल गैमेट चुना गया और ये फीमेल गैमेट के साथ में मेल गैमेट ने फ्यूजन किया और मेल गैमेट के पास में था 23। तो 23 प्लस 24 कितना होता है बच्चों लोग, 23 प्लस 24 कितना होता है, हाउ मच, यस, दिख रहा है 47, दिख रहा है 47। मतलब क्रोमोसोम बराबर से सेपरेट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। समझ में आया, सबको समझ में आया कि एक गैमेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जाने के बाद में पूरा हंगामा ही हंगामा हो गया। ये सारा का सारा क्रोमोसोम का खेल जो है वो चौपट हो गया। 23 क्रोमोसोम तो नॉर्मल स्पर्म्स में आए और 24 क्रोमोसोम तो तुम्हारे फीमेल गैमेट में से आए। तो 23 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 47 क्रोमोसोम तुम्हारे बेबी के अंदर आ जाएंगे। और अगर वो जो एक्स्ट्रा वाला क्रोमोसोम है, अगर वो तुम्हारे 21st क्रोमोसोम पे रहेगा तो उस सिंड्रोम को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहलाएंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। नाउ अब और एक सवाल आपके दिमाग में आया रहेगा कि सर ऐसे क्रोमोसोम बहक क्यों जाते हैं। यस, मतलब एक गैमेट में ज्यादा चले गए, एक गैमेट में कम चले गए। ये क्या बारात है क्या कि हम लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से नहीं है करके ऐसे जाने के लिए। यस, सो ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है कि मान के चलो आप लोग टग ऑफ वॉर कभी खेले हो, टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच। यस, सो इस साइड पे 10 लोग हैं, इस साइड पे 10 लोग हैं और दोनों के दोनों 10 लोग जो है वो रस्सी खींच रहे खींच रहे खींच रहे, बट जीतता कोई एक साइड के बंदे हैं। यस और नो, लेफ्ट साइड के बंदे जीतेंगे या राइट साइड के बंदे जीतेंगे। समझ में आया, मतलब जहां से खिंचाव ज्यादा होगा वो साइड के लोग जो है वो रस्सी खींच के लेकर जाएंगे। इतना मानते हो। क्रोमोसोम को खींचने का काम करता कौन है, बता दो। तुम करते हो, मैं करता हूं, कौन करता है क्रोमोसोम को खींचने का काम, कौन खींचता है, वेरी गुड, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल अपैरेटस तो करता है ना क्रोमोसोम खींचने का काम।
अगर एक साइड का स्पिंडल फाइबर कमजोर पड़ गया क्रोमोसोम को खींचने के लिए, तो दूसरा वाला स्पिंडल फाइबर इतना जोर से खींचेगा कि वो क्रोमोसोम भी अपनी तरफ ले लेगा। समझ में? इस वजह से 24 एक गैमेट में जाएंगे और 22 दूसरे गैमेट में जाएंगे। सबको क्रिस्टल डायमंड क्लियर है ये चीज? यस। सो रस्सी खेच की तरह ही है यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर ने एक क्रोमोसोम जो है वो बहुत धीरे से खींचा और दूसरे वाले साइड वाले स्पिंडल अपैरेटस ने एकदम जोर से खींचा, तो वो क्रोमोसोम वहां उस गैमेट में चला जाएगा, इस गैमेट में वो क्रोमोसोम नहीं जाएगा। तो एक गैमेट में 22 जाएगा, एक गैमेट में 24 क्रोमोसोम्स जाएंगे। और अगर 24 वाला क्रोमोसोम तुम्हारे नॉर्मल स्पर्म के साथ में गैमेट क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन करेगा, तो बच्चा बनेगा 47 क्रोमोसोम के साथ में। और अगर 21st वाले क्रोमोसोम पे वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे 21st ट्राइसोमी, जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। जिसको जिसको समझा, ड्रॉप योर अमेजिंग हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। कम ऑन एवरीवन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि अगर किसी पेशेंट को या फिर किसी बेबी को डाउन सिंड्रोम है, तो उसमें कौन से फीचर्स होने चाहिए। बट अगर आपके आजू बाजू में कोई ऐसा बच्चा रहेगा जिसमें ये फीचर्स रहेंगे, तो आप डॉक्टर बन के स्टेथोस्कोप पहन के उसके पास में जाकर ये मत बताना उसको कि आप डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हो क्या। उसके पेरेंट को ये मत बता देना कि क्या क्या आपका बेटा डाउन सिंड्रोम से पैदा हुआ है या आपकी बेटी डाउन सिंड्रोम से पैदा हुई है। वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट डॉक्टर्स। अगर मैंने जो फीचर्स बताए वो उसमें होंगे भी, तो आप लोग डॉक्टर्स की तरह उसको एग्जामिन नहीं कर सकते हो डिटेल में। जब तक मैं क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंटेशन, क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मेकअप है वो नहीं देख पाता, 21st क्रोमोसोम के ऊपर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो मैं नहीं देख पाता, तब तक मैं नहीं कंफर्म कर सकता हूँ कि वो डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट है या नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? सो डोंट गो एंड आस्क पीपल, ठीक है? This is just for your knowledge and this is just for your exam point of view. This is not for your becoming like a doctor and going here and there and examining people कि इसको रहेगा क्या, इसको रहेगा क्या, इसको रहेगा क्या। ऐसा करते बैठो मत, पागल बोलेंगे लोग तुम लोगों को। चलो, जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है, वो डाउन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े से मेंटली रिटार्डेड होते हैं। माइल्ड मेंटली रिटार्ड होते हैं या फिर मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड होते हैं। उनका जो स्केलेटल डेवलपमेंट है, हड्डियों का जो डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट जो है वो पुअर होता है। ठीक है? उनके फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स हैं? छोटा सा सर होगा, कान छोटे होंगे, मुंह छोटा सा होगा, फेस जो रहेगा वो चपटा रहेगा, फ्लैट रहेगा, राउंड फेस होगा, फ्लैट नोज होगा, नाक एकदम चपटा रहेगा। मतलब हमारे जो नोज ब्रिज होता है वो नोज ब्रिज कितना प्रोमिनेंट है, वैसा नोज ब्रिज उसमें प्रोमिनेंट नहीं होगा, नोज जो है वो फ्लैट होगा। माउथ हमेशा खुला रहेगा। प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब टंग हमेशा बाहर लटकती हुई रहेगी। टंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बार बार बाहर आती रहेगी। यस। उसके जो आईज होते हैं वो आईज में ऐसा एक स्लैंट पोजीशन में फिक्स रहेंगे। यस। उसके बाद में आईज के यहाँ पे एपिकैंथल फोल्ड्स होंगे, छोटे छोटे ऐसे स्किन का फोल्ड होगा जिसका नाम है एपिकैंथल फोल्ड्स। ठीक है? हैंड्स जो रहेंगे वो एकदम चपटे रहेंगे और उसके हैंड्स एकदम स्टबी, स्टबी का मतलब होता है ऐसे मोटे मोटे हैंड्स रहेंगे। ऐसा लगेगा कि उसमें कॉटन भरा हुआ है वो हैंड्स में, वैसे स्टबी लगेगा, स्टफ्ड लगेगा। फिंगर्स वैसे लग सकते हैं। फिर उसके बाद में जो पाम होता है, पाम, पाम मतलब समझते हो आप लोग? पाम मतलब जो जो जिसपे भविष्य देखते हैं जनरली, वो भविष्य वाला पाम, तुम्हारे हाथ। ठीक है? वो हाथ के ऊपर अगर आप लोग खुद से अपने हाथ को देखोगे तो उस हाथ के ऊपर 3 लकीरें होंगी, 3 लाइंस होंगी। 3 लाइंस दिख रहे हैं सबको? किसी के 10 लाइंस नहीं है ना? प्रोमिनेंट 3 लाइंस होंगे। 3 लाइंस है ना? एवरीबॉडी हैज, लेफ्ट राइट किसी भी देख लो, 3 लाइंस ही होंगे। ठीक है? सो अगर तुम्हारे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट का आप लोग हाथ देखोगे तो उसके हाथ के ऊपर, उस पेशेंट के हाथ के ऊपर एक ही बीच में ऐसा बड़ा सा लाइन होगा जो बहुत डीप जाएगा, डीप, जैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कि छुरी से किसी ने कट कट किया हुआ है, उतना डीप रहेगा वो। ठीक है? सो डीप कट होगा वो। समझ में? जिसको हम लोग सिंगल पाल्मर क्रीज बोलते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस मच? सो ये सारे फीचर्स जो है
वो टिपिकल डाउन सिंड्रोम पेशेंट के है। भले मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि कौन से डाउन सिंड्रोम पेशेंट के फीचर्स है, बट प्लीज डोंट गो एंड डायग्नोज द पेशेंट्स। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? या तो बोलेंगे राजीव सर ने बोला था तो हम लोग बन रहे अभी डॉक्टर। ठीक है एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिंड्रोम के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट सिंड्रोम का नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स, देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये बेबी के जो आंखें कैसी स्लैंट है, बेबी के जो फिंगर्स है वो कितने ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कॉटन भरा हुआ है उसके अंदर, बीच में एक बड़ा सा सिंगल पार्मल क्रीज है। यस, ये सब कुछ तुम लोग देख रहे हो। ये मुंह हमेशा खुला हुआ है, नाक एकदम चपटा है, फेस एकदम राउंड है, फ्लैट है। ये सारे जो फीचर्स तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज अ फीचर ऑफ योर डाउन सिंड्रोम, टिपिकल डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वी कम टू टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट वी कम टू टर्नर सिंड्रोम। अब ये जो टर्नर सिंड्रोम, ये जो डिसऑर्डर है बच्चे लोग, या ये जो सिंड्रोम है, ये तुम्हारे क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसका डिसऑर्डर है। सुशील, ये सेक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम के बारे में पूछो। ओके बेटा, एवरीवन, इज दैट क्लियर? पहले वाला हमने जो डाउन सिंड्रोम पढ़ा था वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर था, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो तुम्हारा नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं बोलना था, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी तुम्हारा क्रोमोसोम जो है वो नॉन डिसजंक्शन होने के वजह से ये फीमेल्स बनेंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, X0 फीमेल्स। X0 फीमेल्स। जनरली फीमेल्स में कितने एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए बता दो? हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम अ फीमेल हैज? 2 एक्स क्रोमोसोम। बट एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम की जोड़ी नहीं होगी, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, X0। इज दैट क्लियर? वो XO नहीं है, वो X0 है। ठीक है, ठीक है एवरीवन। इट इज अ बेसिकली सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये भी तुम्हारा जब फीमेल्स जो होती हैं, जो लेट प्रेगनेंसी में जाती है, उनके बच्चों में ये टर्नर सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं, बट बिकॉज उनके जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, फीमेल के जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं उसमें भी नॉन डिसजंक्शन होता है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल अपैरेटस, स्पिंडल फाइबर से खींचे जरूर जा रहे हैं, बट एक जगह पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया और एक जगह पे एक क्रोमोसोम कम चला गया। समझ में आया? तो सेक्स क्रोमोसोम एक जगह पे ज्यादा चला गया, एक क्रोमोसोम ज्यादा चला जाने की वजह से एक गैमेट पे कम आ गया, तो X0 हो गया, X0। अब इसमें होता क्या है कि जो इंडिविजुअल टर्नर सिंड्रोम के साथ में बॉर्न होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम होंगे, गिन के बता दो जरा। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर? काउंट एंड टेल मी। यस, टोटल 45 क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब ये तुम्हारी मोनोसोमी है, नलीसोमी है, ट्राइसोमी है। वेरी गुड, इट इज एन एक्स क्रोमोसोम मोनोसोमी। ओके, किसी ने तो मुझे कुछ सवाल पूछा है, मैं देखता हूँ वो सवाल क्या है फटाफट से। येस, वैष्णवी ने पूछा है, सर ते काही लोकांचे फिंगर्स छोटे राहतात ते का डाउन सिंड्रोम मुळे का? नो बेटा, ग्रोथ हार्मोन नाम का एक हार्मोन रहता है, अगर आप लोगों में ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो ग्रोथ हार्मोन की कमी होने की वजह से भी वो फिंगर्स जो है वो छोटे रह सकते हैं। फिंगर्स ही क्या, अपनी हाइट भी छोटी रहती है बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बिकॉज ऑफ लेस ग्रोथ हार्मोन। इज दैट क्लियर? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो भी मैच होने चाहिए। और साथ ही साथ में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैच होने के बाद में हम लोग कंफर्म थप्पा नहीं लगा सकते उसके ऊपर कि हाँ इसको डाउन सिंड्रोम है। जब तक मैं क्रोमोसोम को देखता नहीं हूँ, 21st ट्राइसोमी देखता नहीं हूँ, तब तक मैं उसको कंफर्म नहीं बता सकता कि हाँ इसमें डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। इज दैट क्लियर वैष्णवी एंड एवरीवन? Now,
मूविंग ऑन टू टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बोला टर्नर सिंड्रोम्स में 44 ऑटोसोम्स होंगे जो कि नॉर्मल रहेंगे। सिर्फ तुम्हारा जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें X0 होगा, ठीक है। एक ही X क्रोमोसोम होगा, दूसरी कॉपी नहीं होगी, सेकंड कॉपी जो वो लॉस्ट है, ठीक है। इनको फिनोटिपिकली हम लोग फीमेल की तरह ही बिहेव करेंगे ये लोग, मतलब फिनोटिपिकली मतलब एक्सटर्नली ये फीमेल लाइक बॉडी ही होगी, ठीक है। मतलब ये एक्सटर्नली फीमेल है, इंटरनली भी फीमेल ही है, बिकॉज उनमें एक्स क्रोमोसोम है। उनमें वाई क्रोमोसोम होता तो शायद वो मेल कहलाता, बट एक्स ही क्रोमोसोम है, इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटिपिकली दिया फीमेल्स। इनका जो हाइट होता है वो छोटा होता है। इनके जो गर्दन होती है वो वेब्ड नेक होती है। वेब मतलब समझते हो, वेब्ड, ठीक है, वेब्ड नेक होगी। सो लोअर पोस्टीरियर हेयरलाइन, वेब मतलब नहीं समझते, वेब वेब जाली जाली, स्पाइडर वेब, ठीक है। सो उसकी तरह दिखाई देगी। इनका जो हेयर लाइन है वो पोस्टीरियर हेयर लाइन थोड़ा मतलब लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन होगा। इनका जो चेस्ट है वो वुमेन्स की चेस्ट की तरह नहीं होगा। इनका जो चेस्ट है वो शील्ड शेप की तरह होगा, ढाल की तरह होगा, टफ, ठीक है। इनके ओवरीज जो होंगे, फीमेल्स होने की वजह से इनके जो ओवरीज होंगे वो अंडर डेवलप्ड होंगे। अगर अंडर डेवलप्ड ओवरीज हैं तो उसमें से गैमेट भी नहीं निकलेगा, मतलब ये फीमेल्स टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल्स हैं वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इनका ब्रेस्ट जो है वो भी अंडर डेवलप्ड होगा। इनका इंटेलिजेंस जो है, दिमाग जो है वो भी अंडर डेवलप्ड होगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है तुम्हारे टर्नर सिंड्रोम के। एनी डाउट्स? Any doubts so far? Yes, moving on to the last syndrome of the day, and that is the last topic of your lecture, or whatever you can say, Klinefelter syndrome. अब Klinefelter syndrome को पढ़ने से पहले हम सबने क्या देखा हुआ है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम का टाइप देखो जरा। नॉर्मल क्रोमोसोम क्लाइनफिल्टर में क्या होता है, क्लाइनफिल्टर में XXY क्रोमोसोम रहेंगे, XXY। अब जब XX रहेगा तो वो क्या कहलाएगी, XX मतलब फीमेल, XY मतलब मेल, XXY मतलब भी मेल। समझ में आया? XXY का मतलब क्या होगा, मेल, XXY। इज दैट क्लियर? अब आप लोग बोलोगे कि सर XXY मेल कैसे होगा? जहां जहां पे वाई क्रोमोसोम आता है ना, वाई क्रोमोसोम, उधर मेल लाइक कैरेक्टर्स ही आएंगे। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? XXY भी मेल ही कहलाएगा, ये तुम्हारा मेल ही कहलाएगा। XXY, XY भी मेल है और तुम्हारा XXY ये भी मेल है। समझ में आया? सो इसमें भी क्या होने वाला है, ये भी एज के वजह से, नॉन डिसजंक्शन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है मियोसिस के टाइम पे। इसमें फीचर्स क्या क्या होंगे, इसमें फीचर्स होंगे तुम्हारा मैस्कुलाइन वॉइस होगी, ठीक है, मैस्कुलाइन वॉइस होगी। तुम्हारा उनका जो टेस्टिस जो होगा वो अंडर डेवलप्ड होगा। वॉइस का जो पिच होगा वो थोड़ा सा हार्श होगा, खराश भरा होगा। फेमिनाइन डेवलपमेंट भी इनमें दिखाई देता है, इनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। मेल होने के बावजूद भी फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनमें दिखाई देंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स बनने की जो प्रोसेस है ये नहीं होगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स जो है स्पर्म्स ना बनने की वजह से कभी भी पिता नहीं बन सकते हैं, फादर नहीं बन सकते हैं, तो ये स्टेराइल रहेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेट्स डू द रिवीजन पार्ट which we have already done in the last lecture, बट हमारा जो रिकॉर्डिंग ना हो पाया उसकी वजह से ये वापस से मैं करवा रहा हूँ। हम लोगों ने वीडियो स्पीक चालू किया था। वीडियो स्पीक में होता क्या है बच्चे लोग बता दो तुम लोग ये अभी। वीडियो स्पीक कौन सा वाला ये है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, बता दो। वेरी गुड, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट।
सो जब मैं कहता हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब क्या है कि एक भी कॉपी W की होगी तो विडोज पीक दिखाई देगा, दूसरी कॉपी स्मॉल w की है और पहली और दूसरी कॉपी दोनों की दोनों कॉपी जो वो स्मॉल w की है तो वो स्ट्रेट हेयरलाइन कहलाएगा। और ये दोनों मेल और फीमेल में हो सकता है बिकॉज इक्वल चांस होगा, बिकॉज ये ऑटोसोमल डिसीज है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, नॉट डिसीज, ऑटोसोमल कंडीशन है। नेक्स्ट फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है। इसमें होता क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में तुम लोगों को ये जीन एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देगी। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। जिन भी पेशेंट को फिनाइलकीटोन्यूरिया रहेगा उनके अंदर फिनाइल एलेनिन प्रोडक्शन होगा ही नहीं, जिसके वजह से फिनाइल एलेनिन जो है ये कॉन्स्टेंटली अक्यूमुलेट होते जाएगा। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूस ना होने की वजह से फिनाइल एलेनिन कॉन्स्टेंटली अक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड और सीएसएफ के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट बिगड़ जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी और एक्सेसिव यूरिन के अंदर तुम लोगों को क्या दिखाई देगा, फिनाइल एलेनिन का डेपोजिशन दिखाई देगा और एक्सक्रीशन दिखाई देगा ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस से तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग एक्स लिंक डिसऑर्डर भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस हम लोग पढ़ते हैं ये तुम्हारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मेल जो है उसमें एक्स कैपिटल सी वाई दिया गया है, फीमेल के अंदर क्या दिया है, एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी। जो कलर ब्लाइंड मेल होता है उस पे एक्स स्मॉल सी वाई होगा, फीमेल के अंदर एक्स स्मॉल सी होगा, तभी वो कलर ब्लाइंड कहलाएगी। अगर एक भी एक्स के ऊपर कैपिटल सी रहेगा तो वो कैरियर कहलाएगी। फिर हमने यहाँ पे मैरिज के बारे में डिस्कशन किया, मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। इसमें 50% जो है वो डॉटर्स कैरियर कहलाएंगे और जो 50% जो उनके जो बेटे हैं वो नॉर्मल कहलाएंगे। फिर कैरियर डॉटर को अगर नॉर्मल मेल के साथ में शादी करवा दी तो उनके बच्चों के क्या चांसेस होंगे, 50% में से, सॉरी 100% में से 25% जो फीमेल रहेंगी वो नॉर्मल रहेंगी, 25% मेल जो रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, 25% जो बच्चे फीमेल रहेंगे वो कैरियर रहेंगे और 25% जो मेल बच्चे रहेंगे वो कलर ब्लाइंड रहेंगे। नेक्स्ट हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस किया। हीमोफीलिया ये जो है ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग ब्लीडर्स डिसीज बोलते हैं। ब्लीडर्स डिसीज का मतलब होता है कि इनमें ब्लड क्लॉटिंग कभी भी होगा ही नहीं, ब्लड कोएगुलेट होगा ही नहीं। बहुत, हमारा जो ब्लड है वो 7 मिनट्स के अंदर ही अंदर क्लॉट हो जाना चाहिए, बट इनके अंदर ये ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है। इनके अंदर फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 नाम का जो फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग में ये गायब होते हैं, जिस वजह से ये तुम्हारा ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। तो ये वाला जो डिसऑर्डर है या ये वाला जो 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 टाइप है, ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें भी हम लोग को कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही दिखता है। इधर क्या होता है, इट इज अ सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। इसमें क्या होगा, XHY is a normal male, XH is a normal female, X small hy is a hemophilic male, X small h is a hemophilic female। कैरियर फीमेल को हम लोग क्या बोलेंगे, XH X small h। अगर हीमोफिलिक मेल नॉर्मल फीमेल के साथ में मैरी करता है तो वहां पे 50% चांस होगा डॉटर का कैरियर होने का, 50% चांस होगा सन्स का उनका नॉर्मल होने का। नेक्स्ट, अगर कैरियर डॉटर, हीमोफिलिक कैरियर डॉटर जो है वो हीमोफिलिया की जो कैरियर डॉटर है वो मैरी करेगी नॉर्मल मेल के साथ में, तो क्या चांसेस होंगे, 25% मेल विल बी नॉर्मल, 25% फीमेल विल बी नॉर्मल, 25% फीमेल विल बी कैरियर ऑफ हीमोफिलिया एंड 25% मेल विल बी हीमोफिलिक। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम सब लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था इस बारे में कि जो हमारे ह्यूमंस रहते हैं उनमें ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेल बनेगा कौन सा फीमेल बनेगा। सेक्स क्रोमोसोम में फादर डिसाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में कि मेल कौन बनेगा और फीमेल मेल बनेगी, मेल बच्चा बनेगा या फीमेल बच्चा बनेगा। XX क्रोमोसोम मतलब फीमेल, XY क्रोमोसोम मतलब मेल। हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि तो हु डिसाइड द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, देन वी कॉल इट एज हेटेरोगैमेटिक पार्टनर, हेटेरोगैमेटिक पार्टनर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बर्ड्स के लिए है, जिसमें हमने ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था। इसमें क्या होता है कि फीमेल्स जो है वो ZW कहलाएंगी मतलब हेटेरोगैमेटिक पार्टनर, एंड मेल्स जो है वो ZZ होंगे मतलब होमोगैमेटिक पार्टनर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2n + ZZ मतलब मेल बर्ड एंड 2n + ZW मतलब फीमेल
बर्ड। यहाँ पे बर्ड्स के केस में फीमेल डिसाइड करती है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। इसमें क्या होता है, 32 क्रोमोसोम्स अगर फीमेल 32 क्रोमोसोम्स अगर इंडिविजुअल में रहेंगे तो वो फीमेल हनी बी कहलाएगी, और अगर 16 क्रोमोसोम्स रहेंगे तो वो मेल हनी बी कहलाएगा। तो मेल को हम लोग ड्रोन बोलते हैं, फीमेल्स को हम लोग वर्कर या फिर क्वीन बोलते हैं। अगर मैं कहता हूं कि फीमेल्स में मियोसिस होगा, मतलब क्वीन बी में जब मियोसिस होगा तो दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, n = 16, n = 16। उसमें से एक गैमेट जो मेल के साथ में कंबाइन करके फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड फीमेल बनेगी, और एक गैमेट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब पार्थेनोजेनेसिस से हैप्लॉइड मेल बन जाएगा। नेक्स्ट हमको पढ़ना है, हाँ इधर तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। सो नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बाद में हमने पढ़ा है नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप के बाद में हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम, देन टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। एनी डाउट्स?